नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने आपके लिए इस तरह का प्रश्नों का श्रृंखला लेके आए हैं जो आप देख सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निशा रवि से बड़ी है। तो यहाँ निशा रवि से बड़ी है, इस वाक्य में कारक का परसर्ग चिन्ह है। ये आपसे कौन सा परसर्ग चिन्ह है या कौन सा कारक का है? तो ऑप्शन जो है सी, यहाँ आपादान कारक होगा। अब आपादान कारक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से है कारक चिन्ह और यहाँ रवि से निशा की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। यहाँ तुलना के साथ से कारक चिन्ह हो वहां आपादान कारक होगा। अर्थात जब तुलना की जाए या उत्पत्ति हो, जैसे दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, तो से एक कारक चिन्ह है और दूध से दही बनता है। तो यहाँ दूध से जो उत्पत्ति दही का हो रहा है तो यहाँ आपादान कारक होगा। और यानी अलगाव, अलगाव जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं से कारक चिन्ह है और वियोग अर्थात अलगाव हो रहा है, पेड़ से पत्ते का जो है अलगाव हो रहा है, इसलिए यहाँ आपादान कारक हो गए। यानी जब तुलना की जाए, उत्पत्ति हो किसी से या वियोग का भाव हो और से कारक चिन्ह हो, वहां आपादान कारक होगा। दूसरा प्रश्न है, अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा वाक्य में है? अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ आपसे अपूर्ण भूतकाल के संबंध में वाक्य पूछ रहा है। तो पहला यहाँ होगा ऑप्शन बी, वह आ रहा था, वह आ रहा था। यानी अपूर्ण भूतकाल में कार्य की शुरुआत तो होती है पर समाप्ति का समय नहीं पता चलता है, इसलिए इसमें अपूर्ण भूतकाल का वह आ रहा था होगा। इसमें कार्य की शुरुआत का तो पता चलता है लेकिन कार्य समाप्ति का समय नहीं पता चलता है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल होगा। दूसरा ऑप्शन ए जो है, वह आता है, यह वर्तमान काल है। वह आया था, वह जो आया था यह आपका पूर्ण भूतकाल है। और तुमने खाया होगा, यह संदिग्ध जो है भूतकाल होगा। तो संदिग्ध मतलब संदेह, जैसे तुमने खाया होगा, यहाँ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि खाया होगा, यहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला सवाल है, तेंदुआ खिड़की और धुआं इत्यादि किस भाषा का शब्द है? तो तेंदुआ खिड़की और धुआं ये आपका देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? देशज शब्द। तेंदुआ खिड़की धुआं इत्यादि ये देशज भाषा का उदाहरण है। अगला सवाल है, यरल व कौन सा वर्ण है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी ईसत संपृष्ट होगा।
यर अलावा ईसत संपृष्ट होगा और आपका यानी यह अंतस्थ व्यंजन, कैसा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ईसत संपृष्ट होगा और विवित्र, इसमें सभी स्वर आएंगे, विवित्र में सभी स्वर आएंगे और संपृष्ट में क से लेकर म तक वर्ण आएंगे और ईसत विवित्र में इसमें उस व्यंजन मतलब स और स और ख स ह, ये आपका ईसत विवित्र में आएगा और समृद्ध अ होगा। यह आपका उल्लेख डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का जब हिंदी भाषा विज्ञान पढ़ेंगे वहां ये आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला सवाल है निम्न विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है निष्कपट आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, बाकी शेष नहीं। तो निष्कपट जो है आपका विसर्ग संधि। अब इसका ये नियम है, यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ वर्ण हो, साथ ही विसर्ग के पहले ई यानी हर्षई और दीर्घई ई हो, हर्षई दीर्घई ई हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का श, मूर्धन्य श। कैसा सा? मूर्धन्य स। विसर्ग का जो है मूर्धन्य श हो जाएगा। तो यहां देखिए इसी का उदाहरण है, जैसे नी, इसका संधि विच्छेद होगा, नी जोड़ कपट, नी जोड़ कपट। तो यहां पहला काम है कि जोड़ से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले ई है। कैसा है? ई लगा हुआ है, हर्षई या दीर्घई हो, और साथ ही नियम के अनुसार यहाँ क है, यानी क और ख वर्ण हो तो विसर्ग का जो है स हो जाता है, इसलिए आपका निष्कपट बना हुआ है। यही विसर्ग का मूर्धन्य स हो जा रहा है। और यही इसी नियम के अनुसार जैसे विसर्ग है, यहाँ दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे विसर्ग हो प्लस जोड़ का निशान हो, यहाँ क और ख, और प और फ हो, लेकिन विसर्ग के पहले अ और आ हो, तो आपका विसर्ग में कोई परिवर्तन, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, अर्थात किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका उदाहरण देखिए, जैसे ऐसे ले सकते हैं, प्रातः काल में जैसे यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है? तम यह जुड़ा हुआ है, इसलिए विसर्ग के पहले अ या आ होना चाहिए। अच्छा, विसर्ग के बाद क ख या प प हो तो विसर्ग जो है में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग जैसे के तैसे, यानी प्रातः काल। बाकी संहार ये आपका व्यंजन संधि है, राजाज्ञा जो है दीर्घ संधि है। ठीक, अगला सवाल है अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी शब्द पूछ रहा है, तो यहाँ अविकारी शब्द जो है ऑप्शन डी भीतर है। बाकी शेष मनुष्य, मोती और घोड़ा ये विकारी शब्द मतलब ये तीनों शब्द जो है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये आपका विकारी शब्द में आते हैं।
अगला सवाल है, निम्न में से तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास पूछ रहे हैं, तत्पुरुष समास नहीं है, तो तत्पुरुष समास नहीं है, ऑप्शन सी प्रतिदिन। ये प्रतिदिन जो है अव्ययी समास है, अव्ययी समास है। इसका पहला पद प्रधान हो या उस पहले शब्द में उपसर्ग लगा हो, वहां अव्ययी समास होगा। यहाँ प्रतिदिन जो है अव्ययी समास है, जबकि शेष सभी तत्पुरुष समास है, जैसे मद से माता, हैदराबाद, रण में निमंत्रण, ये आपके तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी को छोड़कर। अगला सवाल है, सिंह की गर्जना या सांप की, सिंह की गर्जना और सांप की फुफकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है भयानक, भयानक रस होगा। यहाँ भय से संबंधित है, इसलिए भयानक उद्दीपन विभाव का रस है, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है सर, सर नहीं हुआ, सर में बाढ़ होता है, बाकी शेष ये आपके बिजली का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में स्वर और स्वर जो है की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क हुआ, तो क में क जोड़ अ है, इसलिए दो वर्णों के मेल से क का निर्माण किया गया है, तो यहाँ एक से अधिक वर्ण को मेल को आप व्यंजन कहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।